जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग वैदिक सभ्यता को इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें को भी जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोग को बताता हूं कि सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा गया। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जब खत्म हुआ आपका 1750 ईसा पूर्व यानी 1750 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद आपका 250 साल का गैप हुआ। 250 साल के गैप के बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था वो वैदिक काल का टाइम था, क्योंकि इन्हीं वर्षों के बीच में आपके जो है कि वेदों का रचना हुआ। ठीक है, तो इसलिए जिस काल में वेद का रचना हो गया इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। इस काल में वेदों की रचना हुई इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए वैदिक काल के बारे में कुछ। तो वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा है। वैदिक काल का जो आरंभिक समय था यानी जब वैदिक काल का शुरुआत हुआ था तो ये काल ऋग्वैदिक काल कहलाया, क्योंकि इसी काल में सबसे प्राचीन वेद जो कि ऋग्वेद है इसका जो है कि निर्माण हुआ, बनाया गया। ठीक है, लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद का आपका रचना हुआ। देखिए ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसके बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर दोस्तों देखिए जो भी टाइम खत्म होने वाला रहता है तो उसमें उत्तर शब्द को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए कहलाया ये उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए तो ऋग्वैदिक काल की जो हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है तो इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो और जो अन्य वेद हैं वो इससे मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। ठीक है, आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान देख लीजिए, तो एक मैक्स मूलर जी थे जो कि बताए थे कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इन्होंने अपनी धारणा अपनी सिद्धांत दिया कि जो मैक्स मूलर जी थे उन्होंने कहा कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, तो इनके कथन को भी आप याद रखेंगे। हालांकि मैक्स मूलर जी के कथनों को ज़्यादा माना गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हम लोग पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता कवर किए तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद जब आया आपका वैदिक काल तो वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृत थी, ध्यान रखेंगे। आर्य की कौन सी लैंग्वेज थी, भाषा, तो संस्कृत थी। ठीक है, आइए देखते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। नंबर 1 है कुल। ठीक है, यहाँ पे कुल है, ग्राम है, विश्व है, जन है, राष्ट्र है। दोस्तों कुल का मतलब होता है लोग, और लोगों को मिलाकर एक ग्राम बनता है, और ग्राम को मिलाकर एक जिला बनता है, जिला के बाद एक राज्य बनता है, और राज्य के बाद एक राष्ट्र बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल कितने वेद हैं, तो कुल दोस्तों 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,465 ऋचाएं हैं। आप इनको याद रखिए कि इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। देखिए सब में 10-10 लगा है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र, सोम तथा अग्नि। ठीक है, इन ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे? इंद्र, सोम और अग्नि। ठीक है दोस्तों, इंद्र जी को आप जानते ही हैं, सोम जो है वो जंगल के देवता कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए सामवेद, अगला वेद हम सामवेद पढ़ेंगे। तो साम का शब्द होता है गान, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। जो संगीत आया है वो सामवेद से ही आया है, ठीक है। अगला देखिए आप यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बलिदान की चर्चा किस वेद में है, तो बलिदान की चर्चा दोस्तों किस में है, यजुर्वेद में है, ठीक है। और इसमें आपका यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। आइए आगे देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। देखिए दोस्तों अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, ठीक है। इस समय कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध वशीकरण, जादू, टोना, चिकित्सा से है, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि अथर्ववेद के बारे में पूछेगा तो इसमें वशीकरण, जादू, टोना, तंत्र मंत्र की चर्चा है, ठीक है, अथर्ववेद में। दोस्तों कुल कितने वेद हैं, तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कुल पुराण कितने हैं, तो कुल 18 पुराण हैं। और उपनिषद कितने हैं, तो कुल 108 उपनिषद हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरुओं के समीप बैठकर शिक्षा को प्राप्त करना। सत्यमेव जयते आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, ठीक है दोस्तों। देखिए सिंधु सभ्यता में जो लोग थे तो वो लोग मातृ प्रधान थे ना, लेकिन आप जब आर्य पढ़ रहे हैं, वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो इनमें आप इन लोगों ने अपने समाज को पितृ प्रधान बनाया था। बाल विवाह तथा पर्दा का प्रचलन नहीं था तथा स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है। मतलब इस काल में जो है कि बाल विवाह नहीं होता था तथा पर्दा का प्रचलन नहीं था, स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण कर लेती थी। गाय को अधन्या अर्थात ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। मतलब गाय का वध नहीं करना है, गाय को मारना नहीं है, गाय की हत्या नहीं करना है, ये वैदिक काल की धारणाएं थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था तथा प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। देखिए आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। आप लोग गलत मत करिएगा, गाय को सिर्फ कहा गया था कि गाय का वध करने योग्य पशु नहीं है, गाय का हत्या नहीं करना है, लेकिन आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, ठीक है। तथा प्रिय देवता कौन थे, तो वो इंद्र जी थे, ठीक है। आगे देखिए आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो लोहा थी। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्राग ऐतिहासिक काल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे तांबे की खोज करी गई थी। जब उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल पढ़े तो वहां पे कांसे की खोज करी गई। लेकिन जब हम यहाँ पे अब ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक काल में दोस्तों लोहा की खोज करी गई, जो कि किनके द्वारा खोजी गई थी, आर्यों के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट दोस्तों। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण मानी जाती थी, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। आज के समय में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का हुआ है। 3 बार कौन सी नदी का हुआ है, तो यमुना जी का हुआ है। 1 बार कौन सी नदी का हुआ है, तो गंगा जी का हुआ है, ठीक है। आगे देखिए ऋग्वैदिक नदियों के कुछ प्राचीन नाम और आज के समय में उसके आधुनिक नाम, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि जैसे सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो सुतुद्री था, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्राचीन नाम है, यहाँ पे आधुनिक नाम है। वैसे ही यहाँ पे प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है, ध्यान दीजिएगा। सुतुद्री सतलज नदी का प्राचीन नाम था। अस्किनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम। ब्यास बिपाशा, ठीक है। काबुल कुभा। गंडक सदानीरा, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था, सदानीरा था, याद रखेंगे। रावी का पुरुषड़ी। झेलम का वितस्तता। गोमल का गोमती। घग्घर का दृश्यवती। कुर्रम का क्रीमू, ठीक है, कुर्रम का क्रीमू। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख तथ्य पर, यानी कि हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। आइए अब उत्तर वैदिक काल की तरफ चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो मैं पहले ही बताया आपको कि 1000 BC से 600
BC था। ठीक है, चलिए आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। कहने का अर्थ यह है कि जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो उस समय जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा वही पंडित कहलाएगा, ब्राह्मण के श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का आरंभ हुआ तो अब एक ब्राह्मण का जो पुत्र होगा वह भी ब्राह्मण होगा अर्थात पंडित होगा। ठीक है, यानी ये चीजें अब वंशानुगत चलने लगेंगी, वंश के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभक्त था। सबसे पहले श्रेणी में ब्राह्मण आते थे, यानी ऊपर तो गॉड ईश्वर भगवान तो हैं ही, ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले सबसे पहले ब्राह्मण आते थे। ठीक है, ब्राह्मण को भी ब्रह्मा जी का रूप कहा जाता है। तो ब्राह्मण आते थे, ब्राह्मण के जस्ट नीचे क्षत्रिय आते थे, क्षत्रिय के जस्ट नीचे वैश्य और वैश्य के जस्ट नीचे शूद्र आते थे। ठीक है, ये देखिए 4 भागों में। देखिए दोस्तों, आप इनको नोट मत करिए, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोगों को इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, पूरा बिल्कुल ऐसे ही छपा छपाया। ठीक है, आप उनको नोट कर लीजिए या फिर आप उसको लेकर के प्रिंट करा लीजिए, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आइए नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि वैदिक काल में धान को क्या कहा जाता था, तो व्रीहि कहा जाता था। उड़द को माड़, मूंग को गुदग और गेहूं को गोधूम। ये आप एग्जाम पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण है कि धान निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में धान किसे कहा जाता था, तो व्रीहि को। ठीक है, आइए कुछ और जानते हैं। दोस्तों, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क एवं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे के लिए लौह अयस्क या कृष्ण अयस्क का शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब कृषि से संबंधित जितने भी लोहे के चीज बनाए गए थे वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि तथा उत्तरी भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ के द्वारा किया गया था। उस समय के राजा विदेह थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये अगर मैं बात करूं कि अगर इंडिया का अगर मैप है, इसको ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, तो ये जो आपका जो उत्तरी भारत है तो इसका आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ जी के द्वारा किया गया था, और जो दक्षिण का साइड है ये अगस्त ऋषि के द्वारा आर्यीकरण किया गया था। ठीक है, आर्यीकरण का मतलब दोस्तों ये लोग संस्कृत भाषा को सिखा रहे थे। ठीक है, और इस समय अगर राजा पूछा जाए यहाँ के, तो राजा विदेह थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है राजा विदेह थे। ठीक है, राजा विदेह थे। ठीक है दोस्तों, इस समय के राजा कौन थे, राजा विदेह थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये वीडियो तो अब यहीं पे समाप्त हो गया है अब। लेकिन दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें मैं नई नई चीज़ें डालूंगा वो आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इन फ्यूचर तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।